I, Professor Bhavesh Kumar Chauhan from BBD ITM Lucknow, welcome you in this course of Electrical Measurement and Instrumentation, whose course code is KEE 302. So in this we will be starting with the Unit 3. आज हम Unit 3 से शुरुआत करेंगे और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे एंड दैट इज़ नोन एज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो फील्ड में काम कर रहा है या बाकी भी इंजीनियर जो कभी किसी सब स्टेशंस पे या किसी भी जगह जाते हैं तो इनसे वो उसकी मुलाकात निश्चित है। और बल्कि मैं कहूँगा कोई भी सब स्टेशन में जाए या किसी भी इलेक्ट्रिक स्टेशंस पे जाए जहाँ प्रोटेक्शन स्कीम्स लगी हुई हैं, जहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, तो ये मुमकिन नहीं है कि उसने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ना देखा हो। वो पहचानता है या नहीं पहचानता वो एक अलग इशू है। जैसे आप उसको इस्तेमाल करते हैं और एज ए इंजीनियर आपका उससे वास्ता पड़ता है और आप जाहिर सी बात है जितना टेक्निकली इन्वॉल्व होते हैं तो आप तुरंत ही उसके बारे में जानने लगते हैं। लेकिन अगर एक मूक दर्शक के रूप में भी आप जाते हैं और सिंपली दर्शक के रूप में भी जाते हैं तो आपका इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से मुलाकात होता है और ये 100% 100% निश्चित है कि आप उनको देखेंगे। सवाल ये आता है कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और ऐसा क्यों है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम इनके बगैर शायद ना बन पाए। वो इसलिए है क्योंकि ये मेज़रमेंट जब भी किसी हाई इलेक्ट्रिकल करंट या वोल्टेज के मेज़रमेंट की बात आएगी तो वो इनके बगैर मुमकिन नहीं है, और या कहें तो इनके बगैर इकोनॉमिकली मुमकिन नहीं है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखते हैं क्या है ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है और इंजीनियरिंग में ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारी चर्चा लगभग आधा घंटे होगी, इसमें जो प्रारूप होगा द आउटलाइन विल बी द इंट्रोडक्शन, देन एप्लीकेशन एंड यूजेस, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल क्यों होता है। जो दूसरी अल्टरनेटिव स्कीम है जिनकी मदद से आप कर सकते हैं शायद, तो उसमें क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जब छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात आती है जैसे जिनका कि हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने फील्ड का जिक्र अभी किया तो आपने देखा कि हमने कहा कि इनके बगैर शायद मुमकिन नहीं है, या अगर मुमकिन है तो वो इकोनॉमिकल नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा मनी का वेस्टेज होगा और शायद वो फिजिबल भी नहीं होंगे, स्पेस के रिक्वायरमेंट और कई सारी दिक्कतें आएंगी। तो वो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसको भी हम बूझेंगे और जानेंगे। ओके, एंड सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट अल्टरनेटिव स्कीम्स दैट इज शंट्स एंड मल्टीप्लायर्स, जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं एक सीमा के बाहर, और जहां हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो वो क्या दिक्कतें हैं इसको भी इस लेक्चर के दौरान हम जानेंगे। सो देन टाइप्स ऑफ रेशियो, कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में रेशियोज़ जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पैरामीटर है। तो वो क्या होते हैं रेशियोज़, उनका क्या मायना है और कैसे एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को वो इम्पैक्ट करते हैं या उसके इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, इसकी जानकारी को वो पूर्ण करते हैं। तो इसको भी हम जानेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कंक्लूड विद सर्टेन स्पेसिफिक डिडक्शंस। सो पहले तो क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अनेकों प्रकार होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी उसका प्रकार है कि वो अनेकों प्रकार आपने फर्स्ट ईयर में कोर टाइप, शेल टाइप, एंड देन पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इस तरीके के नाम आपने सुने होंगे, 3 फेज़, सिंगल फेज़। ओके, सो दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, बट उसी में आप कह सकते हैं कि एक विशेष कैटेगरी जो है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली जैसा कि सभी ट्रांसफार्मर आप जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि एसी सिस्टम में ही काम करते हैं, क्योंकि डीसी सिस्टम में लैक ऑफ ईएमएफ जो कहते हैं इंड्यूस्ड और लेंजेस लॉ, ये एक अलग थ्योरी है जिसको कि आप फर्स्ट ईयर रिवाइज करेंगे तो आप जानेंगे। तो उसकी वजह से द वाइंडिंग विल बर्न इफ़ डीसी इज़ देयर, तो इसको आप अलग से ध्यान दीजिएगा। बट ये समझिए कि अगर डीसी आप लगाएंगे तो देन योर ट्रांसफार्मर विल बर्न आउट, इट इज़ नॉन फंक्शनल इवेंचुअली फॉर ए लास्टिंग टाइम। सो ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क्स ऑन एसी सिस्टम्स। सो एसी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पर भी यही बात लागू होती है। सो दे आर यूज्ड इन एसी सिस्टम एंड दे आर यूज्ड फॉर बेसिकली पर्पस ऑफ मेजरमेंट। तो इस की वर्ड को याद रखिएगा।
और वो मेज़रमेंट हो सकता है कि सिंपली एस्टिमेशन के लिए, हो सकता है वो कंट्रोल के लिए हो सकता है प्रोडक्शन के लिए हो। तो मेज़रमेंट के जो इस्तेमाल है और जिस वजह से आप मेज़रमेंट कर रहे हैं उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो मेज़रमेंट स्कीम का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, दैट इज़ व्हाट। सो बेसिकली they becomes an obvious choice or default choice in certain situation when the voltage current values are beyond a certain level. So you need to involve them for doing the measurement successfully. अगर आपको मेजरमेंट करना है और करंट और वैल्यूज़ वोल्टेज की वैल्यू एक सीमा से ऊपर है तो आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद लेनी होगी मेजरमेंट के लिए। ये बात जो ये पूरा वाक्य है इसको कहीं जहन में आप उतार लीजिए और ये कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये ऐसा क्यों ज़रूरी होता है इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज प्राइमरली, बट ऑल्सो पावर फैक्टर और पावर और एनर्जी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों पावर हो और एनर्जी हो ये भी इंटरडिपेंडेंट है करंट और वोल्टेज पे। और यू नो that if you are drawing more current, automatically power is also influenced, and similarly that holds true for the voltage because power is a product of the two. So अगर करंट मेजरमेंट की बात हो, वोल्टेज मेजरमेंट की बात हो, पावर मेजरमेंट की बात हो, एनर्जी मेजरमेंट की बात हो और ये बड़े स्केल पे हो रहा है, ओके, देन ऑफ कोर्स फॉर दीज मेजरमेंट्स यू नीड टू टेक एन हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर एज ए की कंपोनेंट। आप उसे इंटीग्रल कंपोनेंट कह सकते हैं और एज ए नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, ओके, टू मेक द होल प्रोसेस इकोनॉमिकल एंड वाइबल एंड मोर एक्यूरेट ऑल्सो इन सर्टेन सिचुएशन। सो दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कनेक्शंस विद द मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर। तो आप देख रहे हैं कि ये पैरामीटर्स बढ़ती चली जा रही हैं, ओके। तो स्टार्टिंग विद द करंट एंड वोल्टेज, देन ऑल्सो पावर एंड एनर्जी ऑल्सो बाई डिफॉल्ट, और पावर फैक्टर, एट टाइम्स फ्रीक्वेंसी, और इवन इंडिकेशन ऑफ सिंक्रोनिज्म. So in these kind of situation you find that the transformer are important, or particularly when these values or these parameters are of significantly high value, okay. तो वहाँ आप देख रहे हैं कि अगर इन बातों पे हम ध्यान दें तो आप देखेंगे कि लगभग सारी सिचुएशंस कवर हो रही हैं. इसका मतलब क्या है कि जब ज़्यादा पावर में आप डील कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी में डील कर रहे हैं, यानी कि पावर सिस्टम पे अगर हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ करंट मे बी इन हंड्रेड्स और मे बी इन थाउजेंड्स, okay, amperes. So when the current is in 100 ampere or thousands ampere, voltage is also in kilovolts, okay, ultra high volt or high voltage. So in those kind of situation the instrument transformers become a default choice to do the measurement successfully. So and that also holds true for power factor, frequency or indication of synchronism. So इससे हम क्या मायने निकाल सकते हैं? इससे मायने ये निकलता है, सिंपल इन्फरेंस, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर सिस्टम एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम और हाई वोल्टेज, दे आर द मोस्ट कॉमन डिवाइस बिकॉज फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेजरमेंट, for the purpose of control or production schemes, the instrument transformer is a very important component and it is an integral component, sort of, means it has to be used to do the measurement successfully. Okay, so instrument transformer find a wide applications. तो आप ये देख ही रहे हैं या पहले से ही प्रूव हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है, that it finds wide applications in production circuits of power system. क्योंकि प्रोडक्शन स्कीम्स आपको मालूम ही होती है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पर ही ऑपरेट करती हैं और वो पर्टिकुलर लेवल पे ऑपरेट कर पाएँ इसके लिए मेजरमेंट ऑटोमेटिकली नेसेसरी प्री कंडीशन हो जाता है. सो ऑटोमेटिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन सर्किट्स of the power systems, then the instrument transformer are the key component, okay. So and for examples, overcurrent relay, under voltage relay, earth fault, or other various types of relays which are a very common part of the production schemes. तो अगर आपको इनको इस्तेमाल करना है इन रिलेज को तो ऑटोमेटिकली आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत भी होगी और डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत होगी, जिसमें अमीटर, वोल्ट मीटर और अदर डिवाइसेस कुड बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. सो नाउ इन ऑल दीज एप्लीकेशंस द ट्रांसफार्मर इज पुट फॉर द मेजरमेंट पर्पस, ओके, एज ए सपोर्टिंग एलिमेंट, एज ए फैसिलिटेटर, ओके. सो दैट यू मस्ट कि ये खुद मेजरमेंट नहीं करता है, इट डजंट डू द मेजरमेंट इटसेल्फ, बट इट मेक्स योर मेजरमेंट इकोनॉमिकल or viable or more safe. How? That we will see. The actual measurements
are being done by the measuring instruments only, but they are the supporting gadgets, because otherwise your measuring nature of your measuring instrument, the cost of your measuring instrument, the size of measuring instrument, the safety of measuring instrument will be impacted. तो ये उनके साथ एज ए इंटीग्रल कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं. मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही होगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर उसकी मदद करते हैं. कैसे मदद करते हैं इसको हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. वो उनके साथ यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेजरमेंट पर्पज, एंड दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. सवाल ये आता है कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि उनके साथ इस्तेमाल होते हैं, ये करते क्या हैं? ये बेसिकली स्टेप डाउन करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको अमीटर बहुत हाई कैपेसिटी का चाहिए जिसके साइज़ में और सेफ्टी के बहुत सारे इशू आएंगे. तो दे हेल्प यू टू स्टेप डाउन वेदर इट इज़ ए वोल्टेज, करंट और अलाइड पैरामीटर्स. सो बेसिकली दे आर यूज फॉर द मेजरमेंट, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं. और द ट्रांसफार्मर विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड द करंट ट्रांसफार्मर, or simply CT. CT is a abbreviation most often used. So current transformer mean CT, short form. So common abbreviations are more often used, and transformer used for the voltage measurements are known as the voltage transformer. Okay, and that is also known as the potential transformer, because voltage or potential. तो ये potential transformer का short form is PT. So more often they are addressed as PT, that is potential transformer. Okay, so PT is a common abbreviation which is used for the purpose of these instrument transformer, which are used for the purpose of voltage measurement, and of course particularly high voltage measurement. Okay, so in power systems the currents and voltage handled are very large. Okay, हम पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम लेबोरेटरी की बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ केवल कुछ ही वोल्ट्स आपका वोल्टेज लेवल होगा. ओके, डोमेस्टिक यूज़ में और लेबोरेटरी यूज़ में. ओके, और करंट लेवल में भी मे नॉट बी ऑल्सो मॉडरेट और हाई. सो बट इन पावर सिस्टम द करंट लेवल इज ऑल्सो वेरी हाई, द वोल्टेज लेवल इज ऑल्सो वेरी हाई. सो since it is high, therefore the direct measurements are not possible, because they are not good for, they are not okay for the human safety. You have to take precautions. They are also will require a bigger size measuring instrument, which will not be economical either. So safety and economics both are impacted. So these currents and voltage are far too large for any meter of reasonable size and cost. So you are seeing the size is also the problem, the cost is also the problem, and at times safety may also be the problem. Okay, so particularly size and cost, these are the prime parameters that are affected. So the solution eventually lies in the stepping down these currents and voltage, okay, to with the help of these instrument transformer. तो you have to step down. So what do they do? क्यों इतने important है, क्यों इतने ज़्यादा पाए जाते हैं, क्यों आप इनको हर जगह देखते हैं पावर सिस्टम में जब भी आप फील्ड में जाते हैं? Because they help you to step down the current and voltage level to a moderate levels which can be easily measured and with reasonable accuracy, because when you are moderating it to a very high ratio, then the accuracy also needs to be taken care of, because it is about protection schemes. Okay, it is about control. So if the step down stepping down is not happening with certain precisions or accuracy, and or you are not able to estimate it in that way, then of course your production schemes may fail or may give you inaccurate operation. So so that now they could be metered with the instruments of moderate sizes. तो आप इनको step down करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी हैं. और फिर आप जो कॉमन अमीटर्स हैं जिनकी रेंज 0 से 5 एम्पियर तक हो सकती है, और सिमिलरली वोल्ट मीटर ऑल्सो विच आर ऑफ ए मॉडरेट रेंज, यू कैन यूज़ दैम फॉर मेजरिंग वोल्टेज ऑफ वेरी हाई लेवल एंड सिमिलरली द करंट ऑफ वेरी हाई लेवल. ओके, सो दैट इज़ हाउ they have become important, the instrument transformer. And since they are used, I am repeating it, with the measuring instruments compulsorily, so that is why they are called the instrument transformer. Okay, so now अगर हम देखें कि क्या अल्टरनेटिव हो सकते थे अगर हम हाई पर भी जाते थे, तो अगर आप लेबोरेटरी का ध्यान रखें तो लेबोरेटरी में हम क्या करते थे कि हम शंट्स का इस्तेमाल करते थे जब अमीटर की रेंज को हमको बढ़ाना होता था. तो अभी भी अगर अमीटर की रेंज बढ़ानी है तो हम शंट का क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या दिक्कत है?
तो इसको समझते हैं, क्योंकि आपने +2 में या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ा होगा कि आप गैल्वेनोमीटर या अमीटर जो कि जिसका रेंज बहुत कम है उसको शंट्स की मदद से उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं. यू कैन मेक इट्स रेंज 10 टाइम्स, 20 टाइम्स और इवन मोर देन दैट. सिमिलरली वोल्ट मीटर को भी मल्टीप्लायर्स की मदद से, ओके, सीरीज़ मल्टीप्लायर की मदद से आप उसको भी उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं. बट अगर बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ानी है तो भी दिक्कत है, और क्या दिक्कत है उसी को हम समझते हैं. दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव एक्यूरेसी विद ए शंट ऑन AC. तो DC में तो ये बातें कामयाब हैं, लेकिन AC में कुछ दिक्कतें आती हैं. ओके, सिंस द डिवीजन ऑफ करंट बिटवीन ए मीटर एंड द शंट डिपेंड्स अपॉन, ओके, क्योंकि आप याद रखिए कि शंट अगर आप लगाएंगे रेंज बढ़ाने के लिए, यानी कि पहले एक पाथ से जा रहा था करंट और अभी आपने क्या है, एक उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच में दूसरा एक पाथ और दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक पार्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जाएगा जो ओरिजिनल पाथ था और एक बाईपास हो जाएगा. ओके, बट ये डिवीजन जो है करंट का, लेट से ये IM मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है IM, और लेट से ये ISH शंट का है. तो इसका मतलब एक पोर्शन जो है, क्योंकि करंट हाई है आपने बाईपास किया है, तो ये बाईपास करने में भी AC में कुछ दिक्कतें हैं. क्या दिक्कत है? दैट डिवीजन ऑफ द करंट बिटवीन ए मीटर एंड शंट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ द टू पाथ. तो वो केवल रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं करती है जब AC होता है, वो बेसिकली रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस के रेशियो पर भी डिपेंड करती है, मीन X/R. तो अगर ये सिंपल रजिस्टर था तो आसान है, ओके, क्योंकि दो रेजिस्टेंस में पैरेलल प्रिंसिपल की मदद से आप मालूम कर सकते हैं कि कितना कितना करंट डिवाइड होगा. बट जब आप AC में इस तरीके से करते हैं मीटर का इस्तेमाल, उसी मीटर को AC में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ रिएक्टेंस भी पार्ट प्ले करता है, और उसमें रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो भी करंट डिवीजन को इन्फ्लुएंस करता है. तो अभी तक जो हमने शंट्स की बात की थी तो वहाँ सिंपली रेजिस्टेंस डिवीजन को यूज़ किया था स्केल मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन डोमेन को बदल देते हैं और हम AC पे आ जाते हैं DC की जगह, तो दिक्कतें ये हैं कि रिएक्टेंस भी अपना एक इम्पैक्ट लेके आता है, जिससे कि मेजरमेंट इम्पैक्ट होता है, एंड यू नो एक्यूरेसी, टू होल्ड द सेम एक्यूरेसी बिकम्स डिफिकल्ट, इम्प्रॉबेबल इन सर्टेन सिचुएशंस. So for proper measurement, the time constant of the meter and the shunt should be the same. उस केस में आपको इंश्योर क्या करना होगा, अगर आप ऐसा करना है तो आपके जो टाइम कांस्टेंट मीटर के और शंट के दोनों सेम होने चाहिए, जो कि बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है, और पर्टिकुलरली जैसे जैसे आप रेंज को और बढ़ाएंगे इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट. ओके, सो देयरफॉर ए सेपरेट शंट वुड बी नीडेड फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट. तो उस केस में क्या, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको एक सेपरेट शंट की ज़रूरत होगी. So the situation is not so easy, and still to get the same accuracy becomes a tedious task. Okay, so another issue with the use of shunt for measurement of high current, that is since the measurements are made over a wide frequency range. ये frequency भी कोई फिक्स नहीं है. मानते हैं कि हम कॉमर्शियल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होगी, बट दैट एट टाइम्स कुड बी 48 ऑल्सो, इट कुड बी 50 और 50.5 ऑल्सो, इट कुड बी 51 ऑल्सो, और so on. So since the variation of frequency could be there, so it becomes difficult to obtain a good accuracy with the shunt. तो ये frequency भी, जैसे आप देख रहे हैं reactance का बात की, और obviously वो J ओमेगा फैक्टर वहाँ भी आता है, तो वो frequency की डिपेंडेंसी की वजह से है, और अदरवाइज भी frequency वेरिएशन आपके शंट को इम्पैक्ट करेंगे. So the method of using shunt is limited to the capacities of few hundred amperes at most. Okay, तो केवल अगर कुछ 100 एम्पियर तक करना है तो in certain situation it you may work out, but still if you talk about instrument transformer, of course then it gives you ease even in 100 of amperes or even kilo amperes also, thousands or so. So it is limited to capacities of only 100 amperes, that too with certain difficulties. Okay, since the power consumed by the shunt at large current will also be considerably high. तो power consumption का भी issue है. तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंस का भी इशू है, और ऑब्वियसली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से फ्रीक्वेंसी का भी इशू है. साथ के साथ अगर आप ऐसा अमीटर लेंगे जिसमें शंट का इस्तेमाल है तो वो शंट भी पावर कंज्यूम करेगा. सो द पावर कंजम्पशन इज़ ऑल्सो ए इशू, और अगर पावर कंजम्पशन होगा तो हीट का भी अपना एक इशू आ सकता है कि शंट के थ्रू जा रहा है, तो रेजिस्टिव हीटिंग विल ऑल्सो बी देयर. सो दे आर डिफरेंट इशूज़ रिलेटेड विद इट. सो दैट इज़ वाई द शंट्स आर नॉट preferred, and in fact instrument transformer along with a moderate size ammeter can be used as an alternative, and that is
more often used in fact than not, or in fact if the current is in kiloamperes, then that is the only choice. Okay. So now another disadvantage of shunt is that problem of insulation of instrument, okay, is also becomes, when you are using shunt, it is also quite difficult. The insulation problem is also challenging. So it is difficult if the measurements are done at high voltage of several hundreds of thousands of volts above the ground. तो अगर आप वोल्टमीटर ले रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स के रेफरेंस में वोल्टेज ले रहे हैं, तो उस केस में क्या है, इंसुलेशन भी आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा जब आप वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं. ओके. तो क्या ऑब्वियसली कन्वीनियंट सॉल्यूशन हो जाता है उस केस में कि आप सिंपली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लें जो कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी, और उसको स्टेप डाउन करें और उसकी सेकेंडरी पे एक वोल्टमीटर लगाकर उस करंट को मेज़र कर सकते हैं, और जिस रेशियो में भी उसने रिडक्शन किया है इवेंचुअली यू कैन मेज़र दैट voltage comfortably. Okay, and you can multiply that ratio because the ratio is already known, transformation ratio. So the measurement circuit is not isolated. अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से एक और फ़ायदा है जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं जो कि आइसोलेटेड हैं और मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं. तो याद रखिए कि दो ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि सर्किट्स होते हैं और वो मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं. दीज टू सर्किट्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली लिंक्ड. सो इवेंचुअली इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इज देयर. सो द इलेक्ट्रिकल isolation is there. So that is also a by default advantage that you get in this case, okay, when you are not using shunts. Then another is disadvantage of multiplier. So the multiplier, अभी तक हमने शंट की बात की जो कि अमीटर के केस में एप्लीकेबल है, फिर थोड़ा वोल्ट मीटर का भी जिक्र किया. सो अनदर पार्ट इज द मल्टीप्लायर ऑफ वोल्टेज मेजरमेंट. सो दे डू नॉट प्रेजेंट एनी सीरियस डिफिकल्टीज बिलो 1000 वोल्ट. अगर केवल 1000 वोल्ट की ही बात है तो तब तक तो इतनी दिक्कतें नहीं आती. बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ मेजरिंग मोर देन 1000 वोल्ट, देन देयर यूज अबव दिस लिमिट्स बिकम्स इम्प्रैक्टिकल owing to the following reasons. Now what are those reasons? अगर आप किलो वोल्ट्स में मेजरमेंट कर रहे हैं, the power consumed by the multipliers becomes large as the voltage increases. तो one issue is the power consumption. अगर आप मल्टीप्लायर यूज़ कर रहे हैं तो पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है विच इज़ अ वेस्टेज. और अगर पावर जो डिसिपेशन है वो 7.5 से ज़्यादा सेल्फ कंटेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है तो वो भी एक अपने आप में एक इशू है, हीटिंग इफ़ेक्ट्स और बाई अदर इफ़ेक्ट्स. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. उसके अलावा लीकेज करंट के इश्यूज़ हैं कि हाई वोल्टेज अगर आप मल्टीप्लायर्स हाई वोल्टेज मेजरमेंट में मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो देन high voltage multiplier down to the negligible values. So care needs to be exercised if you have to keep the leakage currents in multiplier down to a negligible value. अगर आपको लीकेज करंट की वैल्यू कम करनी है तो भी मल्टीप्लायर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. सो दे आर नॉट ए गुड ऑप्शन. सो इंसुलेशन इज अनदर इशूज. So insulation is also a issue in case of multiplier that they prevent the leakage currents. They prevent the leakage current and reduction of the distributed capacitance to avoid shunt capacitance currents. So अगर हमको जो capacitance का बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को रिड्यूस करना है या शंट कैपेसिटेंस को अवॉइड करना है तो उस केस में भी ये एक डिफ़िकल्टी और एक दिक्कत पैदा करते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप कपल ऑफ थाउजेंड्स वोल्ट्स के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं. ओके. सो फॉर दैट अगर आपको फिर भी करना है तो स्पेशल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आर नीडेड टू प्रिवेंट दीज इश्यूज. दैट इज़ ए रिडक्शन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस और प्रिवेंशन ऑफ द लीकेज करंट्स. तो इन दोनों बातों को अगर करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए मल्टीप्लायर्स की स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए जाना होगा जो कि एक दिक्कत पैदा करता है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड भी होती है और वो कॉस्टली भी होती है. तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बिकम्स ए मोर कन्वीनियंट चॉइस. ओके. सो मेजरिंग सर्किट इज़ ऑल्सो नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, जो हमने पहले भी कहा, और कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन आसानी से होता है. ओके. सो एंड रेशियोज़ की अगर बात करें तो रेशियो जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में, पहला तो रेशियो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली के पॉइंट ऑफ व्यू में. तो उसमें क्या है, आप प्राइमरी फेज़र अपॉन सेकेंडरी फेज़र लेते हैं. सिंपली प्राइमरी फेज़र वैल्यू
okay, divide by, so this is not resistance, this is a ratio, so primary phasor upon secondary phasor, okay. और अगर करंट की बात कर रहे हैं, सीटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मालूम करना है तो आप क्या करेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग करंट ले लेंगे न्यूमिनेटर में और सेकेंडरी वाइंडिंग करंट लेंगे डिनोमिनेटर में, सो दैट विल बी ऑब्वियसली द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो प्राइमरी कम्स इन द न्यूमिनेटर पार्ट, इट कम्स फर्स्ट, एंड देन सेकेंडरी वैल्यू कम्स इन द डिनोमिनेटर पार्ट. सो इफ इट इज सीटी देन यू टेक द करंट वैल्यूज. तो सपोज कीजिए कि प्राइमरी साइड पे 10 एम्पियर है और सेकेंडरी साइड पे लेट्स से 2 एम्पियर है, तो क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 10/2, दैट इज इक्वल टू 5. सिमिलरली अगर पीटी के लिए मालूम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो आप क्या करेंगे दैट यू विल टेक द प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, ओके, जो कि अप्लाई हो रहा है प्राइमरी साइड पे, एंड देन सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज. और इसी सेकेंडरी वाइंडिंग पे आप अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं. तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पर इट इज़ यू कैन से 11 किलो वोल्ट एंड लेट्स से हियर इट इज़ 110 वोल्ट, तो व्हाट विल बी दिस 110 वोल्ट, और ये इसका क्या मतलब हुआ 11,000. सो 11,000 डिवाइडेड बाई 110, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी 100 टाइम्स. तो 100 टाइम्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा. अगर ये 11 किलो वोल्ट जो है वो प्राइमरी साइड पर है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे 110 वोल्ट है, तो 110 वोल्ट अगर सेकेंडरी पर है तो यू विल से 11,000 डिवाइडेड बाई 11 kV is 11,000 and this is 110, so automatically it will be 100 because you will cancel out like this, and so it will be 100. So that is how you calculate the primary, okay, transformation ratio. So primary phasor, if it is current then it is winding current, and secondary phasor, if it is secondary then it is a secondary winding current, okay. So primary comes in numerator, ये check है जो याद रखने वाली बात है, as secondary comes in the numerator, okay. सो आपने देखा कि हमने ये देखा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब भी प्रोटेक्शन स्कीम्स की बात करेंगे हम तो आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाएगा. किसी भी रिले की बात करें, ओवर करंट रिले की बात करें, डिफरेंशियल करंट रिले की बात करें, ओवर वोल्टेज की, ग्राउंड फॉल्ट रिले की बात करें, तो ये प्रोटेक्शन स्कीम्स में एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है. कंट्रोल स्कीम्स में भी ये इंपॉर्टेंट है. तो जब भी हम हाई वोल्टेज या हाई करंट की कल्पना करेंगे या पावर मेजरमेंट की करेंगे पावर सिस्टम में, या एनर्जी की, या पावर फैक्टर, या फ्रीक्वेंसी की भी, तो ये लाजमी है, बहुत कॉमन है. वेरी प्रोबेबल दैट यू विल फाइंड दैट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन द केस ऑफ पावर सिस्टम, और हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट और हाई पावर डोमेन. तो इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ डू जॉइन इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो. थैंक यू.